हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू फिफ्थ लेक्चर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। आज हम पढ़ने वाले हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। यहाँ से हमारे पास थ्योरीज आने स्टार्ट होंगी। ये थ्योरी किस लिए है? अभी जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स क्या होता है और वो नोमेनक्लेचर किस तरीके से, उनका नाम किस तरीके से लिखा जाता है। अब हम पढ़ेंगे कि जो कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स है, ये कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स किस तरीके से बनाए गए हैं। मतलब किसने ऐसे सोचा होगा कि हम ऐसे ब्रैकेट के अंदर कंपाउंड्स को लिखेंगे, उसमें एक आयन बाहर रख देंगे और बाकी के अंदर इस तरीके से ब्रैकेट में लिखेंगे। ऐसा क्यों लिखा जाता है, ये थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। इनकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ये थ्योरी हम पढ़ने वाले हैं। और जैसा मैंने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये कलर्स शो करते हैं, डाई के लिए काम आते हैं, फूड कलरिंग में काम आते हैं, बहुत जगह काम आते हैं। तो ये कलर्स किस तरीके से शो करते हैं, इनकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टी क्या होती है, तो इन सब की प्रॉपर्टीज के बारे में डिटेल में जानने के लिए हमको एक एक करके थ्योरी पढ़नी पड़ेगी। तो वो थ्योरी है हमारे पास, टोटल 4 थ्योरी होती है। जिसमें पहली थ्योरी वर्नर थ्योरी, जो हम आज पढ़ेंगे। इसके बाद आता है हमारे पास वीबीटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये नेक्स्ट लेक्चर्स में आने वाली है। उसके बाद आता है हमारे पास सीएफटी, क्रिस्टल फील्ड थ्योरी। और उसके बाद आता है हमारे पास एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी। हमारे सिलेबस में ओनली वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी, वीबीटी एंड सीएफटी है। एलएफटी, लिगेंड फील्ड थ्योरी हमारे सिलेबस में नहीं है। ठीक है, हायर क्लासेस में, हायर स्टडीज में काम आती है। ठीक, तो अब हम बात करने वाले हैं वर्नर्स कोऑर्डिनेशन थ्योरी के बारे में। क्या है ये? तो अल्फ्रेड वर्नर, पूरा नाम था इसका अल्फ्रेड वर्नर, एक साइंटिस्ट था। इसे फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी बोला जाता है, क्योंकि इसी ने कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री मतलब कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की डिस्कवरी की थी। इसी ने बताया था कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स की जो प्रॉपर्टीज होती है वो नॉर्मल डबल सॉल्ट से अलग होती है। और किस तरीके से लिखा जाता है, इसकी थ्योरी इसी ने दी थी। तो ये फादर ऑफ कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री भी इसको हम बोलते हैं। तो देखो वर्नर कर क्या रहा था, एक्चुअल में वर्नर एक एक्सपेरिमेंट कर रहा था। उस टाइम पर, जिस टाइम पर अभी हम बात कर रहे हैं, कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स थे ही नहीं। हम जानते नहीं थे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स कैसे होते हैं। तो उस टाइम पर हम सभी सॉल्ट्स को डबल सॉल्ट की फॉर्म में लिखते थे। अब डबल सॉल्ट क्या होता है वो हम सब जानते हैं, डॉट लगा के लिखा जाता है। जैसे हमारे पास एक सॉल्ट है CuCl3, और अगर मुझे यहाँ साथ में अमोनिया लिखना है तो डॉट लगा के अमोनिया लिखूंगा। कितना भी हो सकता है, 10NH3, 5NH3, 4NH3, डिपेंड करता है कि हम कितना अमोनिया ले रहे हैं। तो ये डबल सॉल्ट है। तो हमें पता नहीं है कि कोऑर्डिनेशन सॉल्ट है, क्योंकि अभी तक तो डिस्कवरी हुआ ही नहीं है। अभी तक तो हम सिर्फ दो टाइप के सॉल्ट जानते हैं, एक होता है सिंपल सॉल्ट जिसमें सिर्फ एक सॉल्ट होता है, और दूसरा होता है डबल सॉल्ट जिसमें एक से ज्यादा सॉल्ट होते हैं। ठीक, तो एक्चुअल में वो एक्सपेरिमेंट कर रहा था। तो उसने एक्सपेरिमेंट में अलग अलग सॉल्ट लिए, अलग अलग क्वांटिटी के अंदर। मतलब जैसे CuCl3 लिया .6NH3, फिर CuCl3 .5NH3, फिर CuCl3 .4NH3, और फिर CuCl3 .3NH3। मतलब ये 6, 5, 4, 3 भी बाद में लिए गए थे, पहले अलग अलग क्वांटिटी में उसने सॉल्ट लिया। फिर इस सॉल्ट की रिएक्शन कराई उसने AgNO3 के साथ में। AgNO3 के साथ में जब वो रिएक्शन कराएगा तो क्या होगा, यहाँ पर देखो सिल्वर है और यहाँ पर क्लोरीन है। तो यहाँ से सिल्वर क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और AgCl का यहाँ से प्रीसिपेट निकालेगा। ठीक, AgCl का यहाँ से प्रीसिपेट निकाल रहा है। तो अब उसने एक्सपेरिमेंट में एक चीज पर फोकस किया, और वो ये थी कि जब वो AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाता है तो यहां पर उसने अमोनिया का नंबर, मतलब स्टोइकियोमेट्री में डिफरेंट क्वांटिटी किसके लिए उसने अमोनिया की। सभी कंपाउंड्स के अंदर Cl3 तो फिक्स है, 3 क्लोरीन है। अगर 3 क्लोरीन है और सिल्वर इस क्लोरीन से जाके रिएक्शन कर रहा है तो सभी केसेस में 3 प्रिसिपेट निकलने चाहिए। मतलब यहां से सिल्वर आया, ये AgNO3 एक्सिस में लिया गया है, ठीक है, और यहाँ पर Cl3 है। तो सभी केसेस में जब AgNO3 रिएक्शन करेगा तो कितने AgCl आने चाहिए, 3 AgCl आने चाहिए। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा था। फिर उसने क्या किया, फिर उसने एक परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री एक्सपेरिमेंट करने के लिए परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री लिए और उनसे रिजल्ट निकाले। परफेक्ट स्टोइकियोमेट्री क्या था, मतलब पहला सॉल्ट लिया उसने CuCl3, और उसके साथ में उसका 6 टाइम अमोनिया लिया। मतलब कितना, 6NH3, वहां से उसने अमोनिया लिया। ठीक, जब यहां पर देखो इस तरीके से ले रहा था, तो जब उसने CuCl3 और 6NH3 के साथ में AgNO3 की रिएक्शन कराई, तो AgNO3 की रिएक्शन कराने पर टोटल कितने यहां से AgCl निकले। AgNO3 की रिएक्शन कराने पर यहां से निकले हमारे पास 3 AgCl, 3 मोल ऑफ AgCl। फिर उसने .5NH3 लिया, CuCl3 .5NH3, यहां से निकला 2 AgCl। 4 AgNO3 लिया तो यहां से निकला 1 मोल AgCl।
और जब उसने 3NH3 लिया तो वहां से कोई प्रिसिपेट नहीं निकला। ठीक है, अब ये हुआ क्या, भाई Cl3 तो हमारे पास कांस्टेंट है, अमोनिया के साथ में सिल्वर रिएक्शन कर नहीं रहा है, तो फिर ये अलग अलग क्वांटिटी में प्रिसिपेट क्यों निकल रहे हैं? सभी केसेस में 3 AgCl निकलने चाहिए थे। तो इसे समझाने के लिए उसने अपनी एक अलग से थ्योरी दी, और उस थ्योरी को हम पढ़ेंगे, और उसके बाद हम बात करेंगे कि सेकेंडरी वैलेंसी और आयनिक फॉर्मुलेशन क्या है। तो चलते हैं हम अब उस थ्योरी की तरफ। देखो, अब वर्नर ने जो थ्योरी दी है उस पर हम थोड़ा सा फोकस करते हैं, और मैं यहाँ पर एग्जांपल लिख लेता हूँ। इस एग्जांपल से हम सभी कुछ समझते रहेंगे साथ में कि किसके बारे में बात करना चाह रहा है। के फॉर एफिशिएंसी। ठीक, देखो, पहला पॉइंट है, वर्नर ने बोला कि कोई भी हमारे पास मेटल होता है, कोई भी मेटल एटम, सेंट्रल मेटल की बात कर रहा है, उसकी दो टाइप की वैलेंसी होती है। एक होती है प्राइमरी वैलेंसी, जिसे हम आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं, और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी, जिसे हम नॉन आयोनाइजेबल बोलते हैं। अब ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी कौन सी है? प्राइमरी वैलेंसी की बात कर रहा है कि इसमें Fe का जो ऑक्सीडेशन नंबर होगा उसे हम बोलेंगे प्राइमरी वैलेंसी। यहाँ पर जो ऑक्सीडेशन नंबर है Fe का, उसे हम क्या बोल रहे हैं? प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं। अब Fe का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है? ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ से निकालोगे तो पता चलेगा +4 +x -6 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू क्या आ रहा है? +2। तो ये +2 ही प्राइमरी वैलेंसी है। ठीक है, जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है। सेकेंडरी वैलेंसी क्या है? यहाँ पर जो नंबर ऑफ लिगेंड्स है, जितना डेंटेट है, जितना कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, ये क्या है यहाँ पर? ये सेकेंडरी वैलेंसी है। तो किसी भी कंपाउंड की दो टाइप की वैलेंसी होती है, एक होती है प्राइमरी वैलेंसी और दूसरी होती है सेकेंडरी वैलेंसी। प्राइमरी वैलेंसी को किससे डिनोट करते हैं हम? ऑक्सीडेशन नंबर से, जो उसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है। और सेकेंडरी वैलेंसी को किससे डिनोट करते हैं? जो उसका डेंटेट, टोटल कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहा है, कितना डेंटेट वो लिगेंड वहां पर रख सकता है, वो सेकेंडरी वैलेंसी होती है। प्राइमरी वैलेंसी वेरिएबल होती है, मतलब ये किसी भी कंपाउंड के लिए, किसी भी मेटल के लिए चेंज हो सकती है। जैसे आयरन Fe+2 की फॉर्म में भी होता है, Fe+3 की फॉर्म में भी होता है। तो यहां पर देखो, आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर चेंज होता है, तो इसकी प्राइमरी वैलेंसी अलग अलग कंपाउंड्स में चेंज हो सकती है, लेकिन लेकिन उसकी सेकेंडरी वैलेंसी हमेशा कांस्टेंट होगी। जैसे आयरन की अगर सेकेंडरी वैलेंसी 6 है तो वो हमेशा ही 6 सेकेंडरी वैलेंसी ही रखेगा, वो कभी भी सेकेंडरी वैलेंसी को चेंज नहीं कर सकता। ठीक, ठीक है। अब देखो, प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन नंबर पर है, मतलब ये आयंस की फॉर्म में बना रहा है, मतलब जिस आयन के ऊपर जितना चार्ज होता है उसी को तो हम प्राइमरी वैलेंसी बोल रहे हैं, इसीलिए इसको आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। समझ में आया होगा आयोनाइजेबल क्यों? क्योंकि ये आयंस के ऊपर का चार्ज शो करता है। सेकेंडरी वैलेंसी में यहाँ पर देखो न्यूट्रल भी हो सकता है, ये Cn न्यूट्रल है, सॉरी Cn नेगेटिव है, NH3 भी हो सकता है, H2 भी हो सकता है, तो ये न्यूट्रल भी हो सकता है, जरूरी नहीं यहाँ पर आयंस हो। तो यहाँ पर इसे नॉन आयोनाइजेबल वैलेंसी बोलते हैं। ठीक, ये मैंने समझा दिया। पॉइंट्स पर चलते हैं आगे। देखो, सेकंड पॉइंट, प्राइमरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड्स टू द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द मेटल आयन। प्राइमरी वैलेंसी ऑक्सीडेशन स्टेट से रिलेट करती है। द प्राइमरी वैलेंसी ऑफ द मेटल आयंस इज ऑलवेज सेटिस्फाइड बाय नेगेटिव आयन। सीधी सी बात है कि अगर ये पॉजिटिव है तो ये किससे सेटिस्फाई होगी? नेगेटिव आयन से। कैटायन किससे जुड़ सकता है? सिर्फ नेगेटिव आयन से जुड़ सकता है, तो ये सिर्फ और सिर्फ नेगेटिव आयन से सेटिस्फाई हो सकती है। जैसे अगर हम Na+ की बात करें तो Na+ किससे जुड़ सकता है? Cl- से, Br- से NaCl बना सकता है, NaBr बना सकता है। तो यहाँ पर Na की प्राइमरी वैलेंसी कितनी है? 1, ये प्राइमरी वैलेंसी हुई। दूसरी बात, सेकेंडरी वैलेंसी की बात करें, सेकेंडरी वैलेंसी कॉरेस्पॉन्ड टू कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ द मेटल एटम और आयन। कोऑर्डिनेशन नंबर, मतलब यहाँ पर देखो कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है इसका? 6, जो हम बात कर चुके हैं कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है पहले से, तो यही इसकी सेकेंडरी वैलेंसी है। कोऑर्डिनेशन नंबर को सेकेंडरी वैलेंसी बोला जाता है। सेकेंडरी वैलेंसी में भी सेटिस्फाइड बाय आइदर नेगेटिव आयंस और न्यूट्रल मॉलिक्यूल। जैसा मैंने बताया, यहाँ पर आयंस होना जरूरी नहीं है, नेगेटिव आयन भी हो सकते हैं और न्यूट्रल मॉलिक्यूल भी हो सकते हैं। ठीक, द मॉलिक्यूल्स आर और आयंस दैट सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसीज आर कॉल्ड लिगेंड। भाई अगर ये यहाँ पर जुड़ रहे हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं, तो कोऑर्डिनेट बॉन्ड किससे बनेगा? सिर्फ लिगेंड से बनेगा। तो सेकेंडरी वैलेंसी किससे सेटिस्फाई हो सकती है? सिर्फ लिगेंड से। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट, द लिगेंड्स विच सेटिस्फाई सेकेंडरी वैलेंसी must project in a definite direction in space. So the secondary valencies are directional in nature, whereas the primary valencies are non-directional in nature. अब ये डायरेक्शनल और नॉन डायरेक्शनल क्या है इसके बारे में बता देता हूँ। देखो, अगर इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसकी स्ट्रक्चर कैसी होगी? Fe बीच में होगा। अब यहाँ पर 6 Cn है, तो ये 6 Cn जैसा हम हाइब्रिडाइजेशन में पढ़ते हैं केमिकल बॉन्डिंग में, तो ये एक परफेक्ट
शेप के अंदर ये यहाँ पर एक सिमेट्रिकल शेप बनाएंगे, टेट्राहेड्रल बना सकते हैं, ऑक्टाहेड्रल बना सकते हैं, डिपेंड करता है कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है। यहाँ पर कोऑर्डिनेशन नंबर है 6, तो यहाँ पर ऑक्टाहेड्रल यहाँ पर कॉम्प्लेक्स बन सकता है। तो इसका मतलब ये जो बॉन्ड बन रहे हैं ये एक सिमेट्रिकल डायरेक्शन में, एक फिक्स डायरेक्शन में बॉन्ड बन रहे हैं। तो इसका मतलब ये जो CN है, ये लिगेंड्स, ये सेकेंडरी वैलेंसी, ये एक डायरेक्शनल वैलेंसी है, क्योंकि कोऑर्डिनेट बॉन्ड एक फिक्स डायरेक्शन में बनते हैं। ठीक है, अब इसके ऊपर चार्ज हो सकता है, जैसे नेगेटिव कॉम्प्लेक्स है तो नेगेटिव चार्ज होगा इसके ऊपर, नेगेटिव चार्ज है इसके ऊपर -4। अब इससे क्या जुड़ा हुआ है, इससे जुड़े हुए हैं 4 पोटेशियम जो कि K+ है। अब ये तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स से जुड़े होते हैं। अब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स मतलब आयनिक बॉन्ड, आयनिक बॉन्ड मतलब नॉन डायरेक्शनल, आयनिक बॉन्ड मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक अट्रैक्शन। अब अट्रैक्शन तो नेगेटिव में चारों तरफ से कहीं से भी लग सकता है, जरूरी नहीं है। तो जरूरी नहीं है कि K+ चारों कोनों से आए, हो सकता है चारों K+ यहाँ से आके अटैच हो जाए, हो सकता है चारों K+ यहाँ से आके अटैच हो जाए, या फिर हम इसको ऐसे डॉट लाइन से इस तरीके से, ये आयरन से इस तरीके से जुड़े हुए हैं। तो ये जो K+ जुड़े हुए हैं, ये जुड़े हुए हैं प्राइमरी वैलेंसी से, और ये जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना हुआ है CN के साथ, ये जुड़ा हुआ है सेकेंडरी वैलेंसी से। ये प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी। ठीक, 6 पॉइंट इतना काम का पॉइंट नहीं है, पढ़ सकते हैं फिर भी। द लिगेंड्स हैव अनशेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन, these unshared pair of electrons are donated to central metal or atom in compounds. Such compounds are called coordination compounds. से हम जानते हैं कि जो भी लिगेंड होता है उनके पास लोन पेयर होता है और वो उसे डोनेट करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाते हैं। ठीक, तो ये प्राइमरी वैलेंसी और सेकेंडरी वैलेंसी के बारे में बेसिक नॉलेज थी, जिसे मैंने डिटेल में यहाँ पर पॉइंट्स बाय पॉइंट्स बताया। अब हमें याद क्या रखना है, हमें याद सिर्फ इतना सा रखना है कि जो प्राइमरी वैलेंसी होती है वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है, जो सेकेंडरी वैलेंसी होती है वो वेरिएबल नहीं होती है, फिक्स्ड होती है, और वो हमेशा कोऑर्डिनेशन नंबर के इक्वल होती है। ठीक है, कितने कोऑर्डिनेट बॉन्ड वो बना सकता है, लिगेंड से बताते हैं। अब हम चलते हैं अपने पुराने एग्जाम्पल की तरफ। ठीक, तो हमारा पुराना एग्जाम्पल ये है। यहाँ पर प्रॉब्लम क्या आ रही है, वर्नर को प्रॉब्लम ये आ रही है कि Cl3 हर कंपाउंड में 3 क्लोरीन होते हुए भी वो अलग अलग नंबर ऑफ AgCl के प्रिसिपेट दे रहा है। तो इस थ्योरी को वो कैसे सेट कर सकता है। देखो, सेकेंडरी वैलेंसी अब हम समझ चुके हैं कि सेकेंडरी वैलेंसी क्या होती है। कोबाल्ट की सेकेंडरी वैलेंसी 6 होती है, ये उसने बार बार ऑब्जर्व करके पता किया। ठीक, सेकेंडरी वैलेंसी अगर 6 है तो वो सभी कंपाउंड में 6 होगी, मतलब कोबाल्ट 6 कोऑर्डिनेट बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, अब 6 बॉन्ड हमें बनवाने ही हैं। पहले हम 6 बॉन्ड बनाएंगे, उसके बाद जो बचेगा उससे हम प्राइमरी वैलेंसी को सेटिस्फाई करवाएंगे। तो एक्चुअल में हुआ क्या होगा, देखो ये जो COCl3.6NH3 है, इसकी स्ट्रक्चर कैसी बनी होगी, वो स्ट्रक्चर हम बना लेते हैं। एक्चुअल में कुछ ऐसा हुआ होगा कि ये जो CO है, इसके चारों तरफ मुझे 6 लिगेंड्स रखने हैं। अब 6 लिगेंड कहाँ से रख सकता हूँ, देखो यहां से हमें पता चल रहा है कि 3 AgCl है, तो 3 AgCl को मैं रखूंगा प्राइमरी वैलेंसी में, और 6 को मैं रखूंगा सेकेंडरी वैलेंसी में। ये देखो, ये 6 अमोनिया यहाँ पर आए। ठीक है, और बाकी के जो 3 क्लोरीन थे वो कहाँ पर आए, ये Cl-Cl- एंड Cl-, और इनको मैंने एक पोटली के अंदर बंद कर दिया। इस पोटली के अंदर बंद करने का मतलब क्या है, क्योंकि हमने पढ़ा है सेकेंडरी वैलेंसीज नॉन आयोनाइजेबल होती हैं, इनका आयंस से कोई मतलब नहीं होता। मतलब अगर हम इन्हें पानी में भी डालेंगे तो पानी में डालने पर ये डिसोसिएट नहीं होंगे, ये आयंस में ब्रेक नहीं होंगी। मतलब ये पूरा का पूरा पैकेट एक पैकेट की फॉर्म में ही रहेगा। ठीक, लेकिन जब AgNO3 इससे रिएक्शन करने के लिए आएगा तो ये 3 क्लोरीन 3 सिल्वर के साथ मिलके क्या बना देंगे, 3 AgCl बना देंगे, सिंपल। तो इसका मतलब अब इस स्ट्रक्चर को कैसे लिखा जा सकता है, इस स्ट्रक्चर को मैं यहां लिख देता हूं। एक कोबाल्ट के साथ में 6 NH3 है, CONH3 इसको मैंने एक पैकेट के अंदर बंद कर दिया। पैकेट के अंदर बंद करने का मतलब कि यहाँ पर अब ये पैकेट नहीं खुल सकता, ये पैकेट आयोनाइज नहीं हो सकता। ठीक, यहाँ पर 3 क्लोरीन अभी भी बचे हुए, देखो 6 NH3 पैक हो गए, 3 क्लोरीन है, वो 3 क्लोरीन खुल सकते हैं, और उसी की वजह से ही ये 3 AgCl प्रिसिपेट बन रहा है। तो ये Cl3 बाहर आया। ठीक है, तो जब इसे AgNO3 के साथ में रिएक्शन करवाई जाएगी तो होगा क्या, AgNO3 सिल्वर इन 3 क्लोरीन के साथ में रिएक्शन करेगा और 3 AgCl प्रिसिपेट बना देगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। ठीक है,
अब सेकंड एग्जांपल देखते हैं, COCl3.5NH3। इसके साथ क्या हुआ होगा भाई, सेकेंडरी वैलेंसी तो 6 ही रखनी है, सेकेंडरी वैलेंसी हमें चेंज नहीं करनी। तो CO टोटल 5 ही NH3 है हमारे पास, तो 5 से तो ज्यादा हम नहीं रख सकते ना, लेकिन पैकेट में तो 6 होने चाहिए, सेकेंडरी वैलेंसी 6 है। एक क्लोरीन हम डाल देते हैं, ठीक है, एक क्लोरीन हमने अंदर पैकेट में डाल दिया, पैकेट में 6 ही बॉन्ड होने चाहिए। अब यहाँ पर कितने क्लोरीन बचे, टोटल 3 क्लोरीन थे, एक अंदर आया, 2 बाहर छूट गए। ये जो तो बाहर छूटे हैं, इन्हीं 2 के साथ AgNO3 ने रिएक्शन करके 2 मोल AgCl बनाया, ठीक। थर्ड COCl3.4NH3, यहाँ क्या हुआ होगा, CO 4 NH3 मैंने अंदर डाल दिए, लेकिन पैकेट में तो कितने होने चाहिए, 6, तो मैंने 2 Cl2 अंदर डाल दिए, 6 हो गए अंदर, सेकेंडरी वैलेंसी कंप्लीटली सेटिस्फाइड। 6 बाहर क्या होगा, सिर्फ एक Cl बचा, इसीलिए यहाँ पर सिर्फ एक मोल AgCl प्रिसिपेट बनाया। नेक्स्ट और लास्ट एग्जांपल, COCl3.3NH3 में क्या हुआ, यहाँ पर 3 तो NH3 आए और 3 Cl3 आए और बाहर तो कुछ बचा ही नहीं, और ये पैकेट खुलने वाला है नहीं, चाहे कोई भी अटैक कर ले। तो जब AgNO3 इस पर अटैक करेगा तो इसे रिएक्शन करने के लिए कुछ नहीं मिलेगा, इसीलिए यहाँ पर कोई भी प्रिसिपेट नहीं बना, ठीक है। तो यही था हमारे पास वर्नर का एक्सपेरिमेंट और वर्नर की थ्योरी प्राइमरी और सेकेंडरी वैलेंसी के बेस पर, जिसने कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स को यहाँ पर थ्योरी को आगे पूरे चैप्टर को बनाया, ठीक। तो अब देखो इस थ्योरी से हमें पढ़ना क्या है, जो भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ये बहुत लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं है, एक सिंपल सी थ्योरी है, 15 मिनट में खत्म हो चुकी है। लेकिन यहाँ से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे उस क्वेश्चन के लिए सिर्फ एक कंसेप्ट हमें ये याद रखना है कि जब भी हमारे पास कोई भी कंपाउंड आए, जैसे CONH3 6Cl3, इसे पानी में डाला जाए या किसी भी तरीके से आयोनाइज किया जाए या किसी और के साथ में रिएक्शन कराई जाए, इसमें कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट कभी भी आयोनाइज नहीं होगा। ये एक पैकेट है, ये पैकेट कभी खुलेगा ही नहीं, ठीक है, ये क्लोज पैकेट है, तो इसके साथ हमें कभी भी आयंस नहीं बनाने। लेकिन ये जो बाहर Cl3 है, ये आयोनाइज हो जाएगा और ये आयोनाइज होके ही रिएक्शन करेगा, ठीक। जैसे अगर पूछा जाए CONH3 6Cl3 टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने आएंगे, तो यहां से टोटल नंबर ऑफ आयंस आएंगे 4 आयंस। कैसे, जब इसे पानी में डालेंगे तो 3 तो Cl3, 3 Cl3 है, और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स जो पूरा आयन के फॉर्म में रहेगा, खुद ब्रेक नहीं होगा लेकिन एक पूरा आयन की फॉर्म में रहेगा, तो टोटल 4 आयन। अगर पूछा जाए COCl3.4NH3, सॉरी कॉम्प्लेक्स की फॉर्म में लिख देते हैं इसे, CONH34Cl2Cl, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस कितने होंगे, इसमें टोटल नंबर ऑफ आयंस होंगे 2, जब इसे आयोनाइज किया जाएगा। कैसे, एक तो होगा हमारे पास ये Cl और दूसरा होगा ये कॉम्प्लेक्स, सिर्फ 2 ही आयन होंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है टोटल नंबर ऑफ आयंस का। क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि इनमें से कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी। तो कंडक्टिविटी का क्या कंसेप्ट है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हमें पता है कि जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होते हैं कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होती है। तो अगर हमें कोई भी दो कंपाउंड देके पूछा जाए किसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी, तो हमें नंबर ऑफ आयंस ही काउंट करना है, जिसमें नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे उसी की कंडक्टिविटी ज्यादा होगी। जैसे इन दोनों में कंडक्टिविटी किसकी ज्यादा होगी, इसकी कंडक्टिविटी ज्यादा होगी और इसकी कंडक्टिविटी कम रह जाएगी, लेस रह जाएगी, ठीक है। तो ये हमारे पास वर्नर थ्योरी है सिंपल, और इसके जो मेन क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो सिर्फ नंबर ऑफ आयन से पूछे जाते हैं, कंडक्टिविटी से पूछे जाते हैं, जिसका कंसेप्ट सिर्फ ये है कि सेकेंडरी वैलेंसी हमें फिक्स रखनी है, कॉम्प्लेक्स को हमें तोड़ना नहीं है, प्राइमरी वैलेंसी हमें वेरिएबल रखनी है, बाहर वाले जितने भी हैं वो बाहर आराम से इजीली ब्रेक हो सकते हैं। ये हमारे पास वर्नर थ्योरी का पूरा सार आ जाता है। एक एग्जांपल हम देखते हैं यहाँ पर, जैसे मोलर कंडक्टिविटी का देखो क्वेश्चन पूछा गया है, अरेंज द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्स इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ मोलर कंडक्टिविटी। तो मोलर कंडक्टिविटी, उसकी वैल्यूज तो हमें कोई गिवन है नहीं, वो हमें ऑर्डर निकालना है, तो वो हम निकाल सकते हैं नंबर ऑफ आयन से। टोटल नंबर ऑफ आयंस काउंट करते हैं सभी के अंदर कितने होंगे। देखो यहाँ पर 2 पोटेशियम है और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, तो टोटल हुए यहाँ पर 3 आयंस जब इसे आयोनाइज किया जाएगा। यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर सिर्फ एक कॉम्प्लेक्स ही है, साथ में कोई काउंटर आयन है ही नहीं, और ये कॉम्प्लेक्स ब्रेक होगा ही नहीं, तो ये हो जाएगा एक ही आयन होगा, जब इसे आयोनाइज करेंगे सिर्फ यही कॉम्प्लेक्स रहेगा। यहाँ पर कितने आयंस होंगे, देखो यहाँ पर होंगे हमारे पास 2 आयंस, 2 कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। और इस केस में क्या होगा, देखो 3 तो मैग्नीशियम और एक ये पूरा कॉम्प्लेक्स, तो टोटल कितने हो गए हमारे पास 4 आयन। तो जहां पर जितने नंबर ऑफ आयंस ज्यादा होंगे कंडक्टिविटी उतनी ज्यादा होगी। तो सबसे ज्यादा कंडक्टिविटी कौन शो करेगा, डी, सबसे ज्यादा आयंस, उसके बाद ए
3 आयंस, उसके बाद सी, और उसके बाद बी, सबसे कम आयंस यहाँ पर है। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। और इसके बाकी क्वेश्चन जब हमारा चैप्टर खत्म हो जाएगा, लास्ट चैप्टर के लास्ट में